चले तो देख लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे अनेक आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। देखिए, आप अभी तक कोई दो आवेश यदि रखे होते हैं तो उनके बीच का बल निकाल लेते हैं कूलाम के नियम की सहायता से। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पर कई आवेश रख दिए जाए एक साथ, यदि कोई 3 आवेश हो जाए या कोई 4 आवेश यहाँ रखे हो, तब इनके बीच लगने वाले बल को निकालने के लिए हमें अध्यारोपण सिद्धांत देखना पड़ेगा, इससे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होगा। केवल 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम कूलाम के नियम से निकाल पाएंगे। यदि कई आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच के बल को निकालने के लिए हमें ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं ये सिद्धांत कहता क्या है, इसके डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं और फिर इन्हें आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया बल उन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक उदाहरण से इसको समझे तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई आवेश रखा हुआ है Q1, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q2 और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q3। अब यदि हम बात करें कि Q1 के कारण Q3 पर और Q2 के कारण Q3 पर, यानी इन दोनों आवेशों के कारण इस तीसरे आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि इस आवेश पर क्या कह रहा है कि कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर लगाया गया बल उन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये आपका Q1 इस Q2 के ऊपर बल लगा रहा है F1। Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है F1, Q2 के कारण इस Q3 पर बल लग रहा है F2। समझने के लिए इन्हें हम F1 F2 मान लेते हैं। तो इस Q3 पर टोटल कितना बल लगेगा? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार इस Q3 पर कितना बल लगेगा, तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस Q3 पर लगने वाला बल होगा F1 प्लस F2 और ये होगा क्या, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, यानी उनके सदिश योग के बराबर होगा। यानी जोड़ इसमें बलों का हमें जोड़ना है किसमें, वेक्टर्स में। हम स्केलर जोड़ से हम इनके बीच लगने वाले बल को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी तीसरे आवेश पर लगने वाला बल उनके अलग अलग लगने वाले बलों के वेक्टर्स योग के बराबर होता है। अलग अलग बल आपके यहाँ F1 लग रहे हैं, F2 लग रहे हैं, तो F1 का सदिश प्लस F2 का सदिश दोनों का जोड़ करेंगे तो इस तीसरे आवेश पर लगने वाला बल निकल आएगा। अब जानकारी के लिए एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि देखिए, जैसे इस Q1 और Q3 के बीच कितना बल लग रहा था, F1। अब यहां पर एक तीसरा आवेश आ गया, कौन, Q2। तो Q2 के आने के कारण इनके बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी ये बल यदि इसके ऊपर F1 लगा रहा है तो इसके आ जाने से इस F1 पर कोई प्रभाव नहीं होगा। साथ ही Q2 के कारण Q3 पर बल लग रहा है F2, तो इस F1 के कारण या इस तीसरे आवेश के कारण इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि इनका प्रभाव होगा तो प्रभाव होगा केवल Q3 पर लगने वाले नेट बल पर। जो भी इनका रिजल्ट होगा, जो भी इनका इफेक्ट निकलेगा, वो इफेक्ट निकलेगा Q3 के नेट बल पर। इनके अलग अलग बल पर कोई प्रभाव यहां पड़ने वाला नहीं होगा। यानी मान लिया जाए कि यदि इस Q1 और Q3 के बीच में मान ले कि 4 न्यूटन का बल लग रहा है और यहां Q2 रखा हुआ है, तो ये भी Q3 के ऊपर बल लगाएगा। तो ये बल सपोज दैट लगा लेता है 5 न्यूटन का। तो ये Q2 आ गया है। इस Q2 के आने के कारण
इनके बीच ये 4 न्यूटन बल लग रहा है तो 4 न्यूटन ही बल लगेगा। इस बल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि यहाँ पर Q2 आ गया है तो ये इनके बीच का बल कम जाएगा या इनके बीच का बल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से Q2 और Q3 के बीच ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो इस तीसरे आवेश के रखे होने से या इसके अलावा कोई आवेश यहाँ आप रख दे या कहीं पर भी कोई दूसरा आवेश रख दे, कई आवेश आप रख दे तो इनके बीच यदि 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो इन आवेशों के आने से इनके बीच के बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ेगा उस Q3 के नेट बल पर पड़ेगा, यानी Q3 के ऊपर लगने वाले कुल बल पर पड़ेगा। जो भी प्रभाव होगा वो Q3 के ऊपर लगने वाले नेट बल पर, टोटल बल पर पड़ेगा, न कि इनके अलग अलग बलों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत आपका कि अध्यारोपण सिद्धांत से आप कई आवेश रखे हुए हैं, उनका आपको ये बल निकालना है उनके बीच का, तो करना क्या होगा, उनके अलग अलग बल का सदिश योग निकाल लेना है तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए होंगे आपके तो वो भी समझ में आ जाएंगे। तो चले कुछ इसके आंकिक प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए ये एक आंकिक प्रश्न है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर होते हैं, जिसका नाम है एबीसी, उसके शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। कौन कौन से आवेश है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष पर 3 आवेश Q1, Q2 और Q3 रखे हुए हैं। प्रत्येक का मान Q है, यानी तीनों आवेशों का मान Q है, अर्थात Q1, Q2 और Q3 तीनों इक्वल है। तो Q1 और Q2 के कारण Q3 पर लगने वाला बल निकालिए। साथ ही त्रिभुज की भुजाएं ए हैं, त्रिभुज की भुजा दी गई है ए। चलिए तो इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है ये। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम रख दें ABC, और इसके तीनों शीर्ष पर क्या कह रहा है कि Q1, Q2 और Q3 3 आवेश रखे हैं। इस शीर्ष पर एक आवेश रखा हुआ है Q1, यहां पर रखा हुआ है Q2 और यहां पर रखा हुआ है Q3। फिर क्या कहता है कि प्रत्येक का मान, यानी सभी आवेशों की वैल्यू कितनी दी गई है, Q, यानी इसकी भी वैल्यू Q है, इसकी भी वैल्यू Q है और इसकी भी वैल्यू Q है। साथ ही त्रिभुज की भुजाएं A है, यानी इस भुजा की वैल्यू A, इसकी भी वैल्यू A, इसकी भी वैल्यू A। हमसे क्या कह रहा है कि Q1 और Q2 के कारण Q3 पर लगने वाला बल, यानी Q1 के कारण Q3 और Q2 के कारण Q3, यानी इन दोनों के कारण एक साथ कितना बल लग रहा है Q3 पर। तो यहां अध्यारोपण का सिद्धांत ही लागू होगा, क्योंकि ये 2 आवेश दिए होते तो कूलॉम के नियम से निकल आते। यहां 2 3 आवेश दिए गए हैं तो इनके बीच का बल हमें निकालना है किससे, अध्यारोपण सिद्धांत से। तो पहले आप एक काम करें, इनके बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से निकाल ले। तो जैसे इस Q1 के कारण Q3 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, Q1 के कारण Q3 पर बल कितना लगेगा, वो बल होगा K इंटू, फार्मूला क्या होता है आपका Q1 Q2, तो यहां क्या होगा Q1 है और Q3 है। फर्स्ट आवेश आपका Q1 और ये है कितना Q3, Q1 इंटू Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है A, ये हो गया A स्क्वायर। अब देखिए आप Q1 और Q3 दोनों की वैल्यू कितनी है, Q और Q है, तो आप यहां रख दे तो क्या होने वाला है Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये वैल्यू निकल आई कहां से, Q1 के कारण Q3 पर लगने वाली। अब हम क्या करें कि Q2 के कारण Q3 पर निकाल लेते हैं। तो Q2 के कारण Q3 पर बल, ये भी कितना हो जाएगा K
Q2 इंटू Q3 पान, बीच की दूरी कितनी दी गई है a, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना k इंटू क्यू स्क्वायर अपान b स्क्वायर, क्योंकि Q2 और Q3 दोनों की वैल्यू सेम है, Q और Q है, तो Q और Q का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के कारण एक साथ इस पर कितना बल लग रहा है। तो एक छोटा सा काम यहां आप और कर ले, इनके बल को कोई सांकेतिक नाम दे दें। मान लीजिए कि इसको हम नाम दे देते हैं F1 और इसको नाम दे देते हैं F2। इन दोनों Q1 और Q2 के कारण इस Q3 पर नेट बल कितना लग रहा है, टोटल बल कितना लग रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, अध्यारोपण सिद्धांत की। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि इनके ऊपर लगने वाला बल जो होगा अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी यदि इस Q3 के ऊपर लगने वाला नेट बल वेक्टर F हो तो टोटल बल कितना होगा, तो अलग अलग बल, तो Q1 के कारण कितना बल लगा था F1 प्लस Q2 के कारण कितना बल लगा था F2। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब यहां हमें जरूरत है F1 और F2 के डायरेक्शन की, तो चले हम पहले F1 F2 का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये F1 कौन सा है, Q1 और Q3 के बीच लगने वाला बल है। तो मान लिया जाए कि ये आवेश प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों धनावेश है, तो इनके बीच होगा क्या, प्रतिकर्षण। तो यहां पर बल कहां लगेगा, किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में बल लगेगा, कौन सा, F1। इसी प्रकार से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हम मान रहे हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच भी जो बल लगने वाला है वो होगा इस डायरेक्शन में, और इनके बीच लगने वाला बल कौन सा था आपका, F2। अब एक चीज तो क्लियर है आपकी कि अब इनका जो टोटल हमको निकालना है वो निकलेगा किससे, इनको जोड़कर। और इनका जोड़ कैसा होगा, सदिश का योग। तो दो सदिशों को जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है समांतर चतुर्भुज नियम का। तो समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से इनको हम जोड़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों को यदि समांतर चतुर्भुज की भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका योग उनके विकर्ण से प्रदर्शित करेगा। साथ ही ये दोनों वेक्टर इक्वल है आपके, F1 इक्वल है F2 के। तो देखें यहां पर शायद दोनों वेक्टर आपके इक्वल है, यहाँ दोनों वेक्टर इक्वल है, k इंटू Q1 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, दोनों इक्वल होते हैं। तो जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका परिणामी सदिश उनके बीच से जाता है। कहने का मतलब है कि एक वेक्टर ए है, ये है आपका वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके सेंटर से निकलेगा, इनके बीच से जाएगा। तो F1 और F2 का जो योग होगा वो निकल के जाएगा इनके बीच से, कुछ ऐसा। यानी ये जो ये वेक्टर F है आपका वो निकलेगा F1 और F2 के बीच से। तो इन्हें सॉल्व करने का सूत्र सदिश नियम में क्या बताया गया था आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जिन लोगों को नहीं पता है ये सूत्र, तो आप इसका एक वीडियो है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, उसे देख लीजिएगा, उसमें ये चीज डिटेल से बताई गई थी। दो सदिशों को जोड़ निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, जहां ये जो थीटा दिया हुआ है इनके बीच का एंगल है। तो चले F1 और F2 के बीच का एंगल ये वाला एंगल होगा, तो बताइए एंगल कितने का बनेगा। तो ये बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल है। तो इनके तीनों एंगल कितने के होंगे, 60-60, तीनों एंगल इसके 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो इनके बीच का एंगल F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम इस सूत्र की सहायता से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चले सॉल्व करें, क्या होगा देखें, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2 इंटू F1 F2 cos 60 डिग्री। चूंकि अपने वेक्टर यहाँ कौन से है, F1 और F2 है,
इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। अब एक बात आप देखिए, दोनों F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनको यदि हम मान ले इकट्ठा F, दोनों को यदि हम F मान ले तो क्या होगा, तो इसको जब आगे और हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है कितना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, चूंकि दोनों सेम है, F1 और F2 दोनों सेम है, इनकी वैल्यू के F माने हम, प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू भी F, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती कितनी, 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ कितना बचा, एफ 2f स्क्वायर प्लस ये f और f हो जाएगा 2f स्क्वायर, यानी यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा √3f स्क्वायर, f का हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा कितना, f √3। यहाँ रिजल्ट आपका निकल के आया कितना, f √3, f की वैल्यू आपकी k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है तो आप उसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, f की जगह पर आप रख ले k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, √3 है, इसको और आगे आप सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा √3 k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये होगा नेट फोर्स इस Q3 पर लगने वाला है, यानी Q1 और Q2 के कारण टोटल फोर्स Q3 पर लगेगा √3 k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चले फर्स्ट एग्जांपल की तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि सेम उसी तरीके का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ट्रायंगल है, कुछ भी इसका नाम है ABCPQR, आप कुछ भी रख लें। इस बार यहां रखे हुए आवेश को यदि हम कर दें -Q, अब Q1 Q2 Q3 ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में आपके समझ में आ गया है। हम डायरेक्ट इसमें इसको हम रख देते हैं फर्स्ट वाले को -Q, यहां पर हम एक रख लेते हैं +Q और यहां पर रख लेते हैं +Q। अपना सवाल जो बनता है, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों आवेश के कारण इस तीसरे आवेश पर कितना बल लगेगा। अब हमें निकालना है कुछ इस तरीके का, तो इसके लिए भी जैसा आपने वो वाला सवाल देखा है सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, पहले इनके बीच की दूरी मान लिया जाए a है, तो पहले आप इनके बीच लगने वाला फोर्स निकाल ले। तो मान लीजिए कि इनके बीच लगने वाला फोर्स है वेक्टर F, तो इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर, Q इंटू क्यू, दोनों की वैल्यू Q है, तो Q इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आगे चलेंगे आप तो इसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से आप डायरेक्शन देख लें। तो इनके बीच देखिए डायरेक्शन क्या होगा, +Q और -Q है, तो प्लस और माइनस के बीच होता है आकर्षण, तो इनके बीच क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, यानी ये +Q इस -Q को अपनी ओर खींचेगा, तो इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी ये डायरेक्शन हो गया FCA का, इनके बीच लगने वाले बल का डायरेक्शन हो गया। अब आप क्या करें, इस B पर जो +Q रखा है इसके कारण निकाल ले इसके ऊपर, ये हो जाएगा कितना, मान लिया जाए वेक्टर FBA, ये भी कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर। सेम उसी तरीके का, तो किसकी वैल्यू भी Q है, इसकी वैल्यू भी Q है। अब यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखें, आपका आवेश प्लस में है या माइनस में है वो चीजें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है, आवेश का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बल में ऐसा नहीं होता है। बल आपका माइनस हो या प्लस हो, सभी के लिए एक जैसा नियम होता है। प्लस माइनस यहाँ लिखने की अलग से जरूरत नहीं कि ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिखें, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सेम फोर्स निकला है दोनों का, दोनों कारण सेम फोर्स लग रहा है। अब इनको यदि हम मान ले F, दोनों को हम सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं F, अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ये प्लस ये माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, खिंचाव होगा, ये डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से होगा, यानी FBA का डायरेक्शन ये होगा, यानी एक वेक्टर आपका ये हो गया, एक वेक्टर हो गया आपका ये।
इसके बीच, इसके ऊपर कितना बल लगेगा? अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा, यानी इसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या होगा? वेक्टर एफ सी ए प्लस वेक्टर एफ बी, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा, अलग अलग बल उनका वेक्टर योग होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करें आप, तो क्या हो जाएगा? आपका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट, वही फार्मूला आपने जो अभी यूज किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर को जोड़ने का जो फार्मूला होता है उसी को यूज यहां भी करेंगे। तो आपके दोनों वेक्टर्स को मैंने क्या मान लिया? एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ, या ये समझ में नहीं आता तो आप एक लाइन हम यही चीज लिख देते हैं, का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2fca इंटू एफ बी ए कॉस थीटा। हाँ थीटा, इनके बीच का एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इनके बीच का कोण का कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो यहां हम थीटा की जगह पर कितना रख ले? 60 डिग्री हम रख लेते हैं। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब दोनों फोर्स आपके, दोनों फोर्स इक्वल है, इनको आपने कितना माना है? एफ, तो एफ सी ए की जगह पर, एफ सी ए की जगह पर भी आप एफ रख सकते हैं और एफ बी ए की जगह पर भी आप एफ रख सकते हैं। एफ स्क्वायर प्लस वही चीज यहां भी, एफ इंटू कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो कितना बनेगा यहाँ देखें आप, अंडर रूट एफ कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर प्लस एफ और एफ का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा कितना? एफ स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा कितना? अंडर रूट 3f स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ अंडर रूट 3, एफ का यहां से स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी? ये है k इंटू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। सेम उतना ही आंसर आ रहा जितना आपका पहले वाले न्यूमेरिकल्स में आया था। तो आवेश का चिन्ह बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेट बल इसके ऊपर जो भी लगेगा, दोनों कंडीशंस में आपने देख लिया कि एक बराबर होता है। अब इसमें कुछ हम एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेके देखें, अलग तरीके का इसमें प्रश्न देखते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर समान परिमाण के 3 आवेश रखे हुए हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर 3 आवेश हैं प्लस क्यू। यदि इसके केंद्रक पर एक अन्य आवेश प्लस क्यू रख दिया जाए तो प्लस क्यू पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने क्या देखा है कि शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर ही हम बल निकाल रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि त्रिभुज के केंद्र में यदि रख दिया जाए किसी आवेश को तो कितना बल लगता है। तो चले सॉल्व करें हम इसको भी। इसका कुछ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि तीनों शीर्ष पर समान परिमाण के 3 आवेश है, मतलब ये बिंदु मान लीजिए ए है, इस बिंदु को हम बी माने, इसको सी माने। यहां पर आवेश रखा हुआ है क्यू प्लस क्यू, यहां पर भी आवेश है प्लस क्यू और यहां पर भी आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, फिर कहता है इसके केंद्रक पर एक अन्य आवेश रखा हुआ है, यानी इसके केंद्र पर, यहाँ केंद्रक में एक अन्य आवेश रखा है जो कितना है? प्लस क्यू। तो सवाल आपसे ये कर रहा है कि इन तीनों आवेशों के कारण इस पर कितना बल लगेगा, यानी ये वाला आवेश कितना बल लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा और ये वाला, टोटल नेट बल इन तीनों के कारण कुल बल कितना लगेगा उसे ही हमें निकालना होता है। तो चले क्रमशः इनके कारण निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले के कारण निकाल लेते हैं, यानी ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण बल,
कितना हो जाएगा, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि इसका नाम है F1 या वेक्टर F1 इक्वल टू के इंटू दोनों चार्ज आपके इस Q और इसके बीच लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना है Q इंटू कैपिटल Q अपान इनके बीच की दूरी हमें नहीं दी गई है, तो हम इस दूरी को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये दूरी R है। अब चूंकि ये केंद्रक है, केंद्र पर रखा हुआ है, तो तीनों बिंदुओं से इसकी दूरी समान होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर। इसी तरीके से हम अब इसका डायरेक्शन भी आप देख लें, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये इसको रिपल्स करेगा, दूर हटाएगा, इसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से नीचे की ओर। ये मान लिया जाए कि ये वेक्टर F1 का डायरेक्शन कहाँ है, ये नीचे की ओर है। अब इसी तरीके से हम इसके कारण निकालते हैं, तो इसको हम मान ले F2, तो ये भी कितना हो जाएगा K इंटू Q और Q इंटू Q अपान इनके बीच की दूरी कितनी R स्क्वायर, ये हो गया। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये भी प्लस प्लस है, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो इसके द्वारा लगाया गया बल कहाँ होगा, कुछ इस साइड होगा, ये हो गया डायरेक्शन इसका F2 का। अब इसके कारण यदि हम निकालें, इसको मान लें हम F3 है, तो वेक्टर F3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा K इंटू Q और Q यानी सेम बल है अपन R स्क्वायर। और इसका यदि हम डायरेक्शन देखें, तो ये भी क्या करेगा, इसको बाहर की ओर हटाएगा, इधर की ओर हटाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ये हुआ F3 का डायरेक्शन, ये F3 का डायरेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपका अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि यदि आप इन टोटल आवेश के कारण इस पर निकालना चाहते हैं, तो सभी को क्या करें, सदिश योग नियम से जोड़ दें, वेक्टर एडिशन से इनको जोड़ दें। तो तीन तीन वेक्टर है, हम क्या करें कि पहले क्रम से दो वेक्टर को जोड़ें, दो वेक्टर के बाद जो भी रिजल्ट उसका आए उसको जोड़ दें हम तीसरे वेक्टर से। तो पहले हम F1 और F2 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, F1 और F2 को जोड़ लेते हैं। इस Q को थोड़ा सा हम यहां से हटा देते हैं, ताकि हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। हम यहां लिख देते हैं इस Q को। अब आप गौर से देखिए, यदि तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसको आप आसानी के लिए अपने मान लीजिए F है, तीनों को हम मान लेते हैं F, चूंकि तीनों की वैल्यू सेम होती है। इनकी वैल्यू यदि सेम है, तो इनका जो परिणामी होगा, ये दो सदिश इक्वल होते हैं, तो उनका परिणामी कहां से जाता है, सेम उनके बीच से जाता है, यानी इन दोनों का रिजल्ट निकल के जाएगा यहां से, यानी F1 प्लस F2, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो जोड़ जाएगा इनके बीच से। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें, तो आपका सूत्र क्या होता है, जोड़ने का सूत्र होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर इंटू F2 स्क्वायर इंटू 2F1 F2 cos थीटा। वेक्टर को जोड़ने का जो फार्मूला होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, F1 F2 को जोड़ लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम जोड़ देंगे तीसरे में, क्योंकि अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो, नेट बल कितना होगा, वो होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये कहता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है। तो इसकी वैल्यू की यदि हम निकालें, तो देखिए कितना होगा, हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, चूंकि F1 F2 सेम है तो F लिख लेते हैं इनको, इंटू cos थीटा। थीटा मतलब F1 और F2 के बीच बनने वाला ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना बनने वाला है, देखिए आप। तो यदि इसको हम यहां तक बढ़ा लेते हैं,
तो अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल इन समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल होगा कितने का, 90 का। अब चूंकि ये पूरा त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके सभी कोण कितने के, 60 डिग्री। तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। टोटल एंगल है आपका 60 डिग्री, तो आधा एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, यानी ये वाला एंगल कितना निकलेगा आपका, 60 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए ये एंगल, हमको चाहिए था, ये कौन था, F1, ये है F2। F1 और F2 के बीच का ये वाला एंगल हमको चाहिए। तो हम क्या करें, कुछ यहां आप यदि इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री का, ये आप देख रहे हैं। हमको ये वाला एंगल चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 का। तो ये पूरा एंगल जो है आपका, वो एंगल है पूरा 180 डिग्री का। उसमें से ये 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री मैं बात यहां कर रहा हूं, ये पूरा एंगल है आपका कितने का, 180 डिग्री का। उसमें से इतना एंगल है आपका 60 डिग्री का, यानी ये एंगल को यदि हम 60 डिग्री काट दे तो ये वाला एंगल आपको कितना बचेगा, 120 डिग्री। यानी ये वाला टोटल एंगल है आपका 180 अंश का, ये वाला एंगल है आपका 60 अंश का। तो 180 में यदि 60 को हम घटा देते हैं तो हमें जहां तक की जरूरत है वहां तक एंगल मिल जाएगा। तो 180 में 60 को माइनस करें कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। यहां हो गया कितना, 120 डिग्री। फिर इसको आप सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां भी 2f इंटू एफ यानी f स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री इक्वल टू होता है -1/2। यहां हो जाएगा -1/2, 2 से 2 यहां माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस f स्क्वायर यहां बचा हुआ है, तो कितना निकला यहाँ पर, अंडर रूट निकला f स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आई F1 और F2 की वैल्यू निकल के आई कितनी। अब हमको क्या करना था, दो को तो हम ऐड कर लिए, F1 F2 को हम ऐड कर लिए। अब कौन है आपका F3 है, इसको भी ऐड कर देते उसके साथ में, तो देखिए कितना होगा। यहां पर आप देखें तो इन दोनों का जो रिजल्ट था वो कुछ इस दिशा में गया है, और F3 जो है आपका वो अपोजिट दिशा में है। यहां पर इनका डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और F3 का डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की ओर। यानी दोनों वेक्टर यहाँ पर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर है, और अपोजिट वेक्टर को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहां आप इसको सॉल्व करें तो F1 और F2 का रिजल्ट कितना निकला है, F निकला है। F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू भी F मानी गई है, ये हो गया F। दोनों अपोजिट वेक्टर है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इनका रिजल्ट कितना निकल के आएगा जी, बिल्कुल इनका रिजल्ट निकलेगा जी। तीनों आवेश के कारण इस पर लगने वाला नेट बल होगा, नेट बल होगा 100। यदि शीर्ष पर सिमेट्रिकल चार्ज रखे हुए हैं, सममित आवेश यानी प्लस है प्लस आवेश या माइनस माइनस आवेश रखे हुए हैं, तो उसके केंद्रक पर रखे आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। ठीक है, और ये रूल हर एक तरह के डायग्राम में लागू होगा। अब इसको यदि हम किसी एक अलग डायग्राम में देखें, जैसे मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, और इसके सेंटर पर कोई हम माइनस क्यू आवेश रख दें, तो इन चारों के कारण इस पर टोटल नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा कितना, 0। यहां पर हम सॉल्व किए हैं, और यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए
इस क्यू के कारण इस माइनस के ऊपर कितना बल लगेगा, नीचे की ओर ये प्लस के कारण इस पर कितना बल लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा। दोनों बल इक्वल होंगे, दोनों बल इक्वल होंगे, इसके कारण लगने वाला बल इसके कारण लगने वाले बल के इक्वल होगा। साथ ही ये वेक्टर कैसे अपोजिट वेक्टर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। इनके बीच लगने वाला बल ये प्लस है तो माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और ये प्लस है ये माइनस तो ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि इनके परिमाण सबके बराबर हैं तो इनके बीच लगने वाला बल भी बराबर होगा, तो ये अपोजिट वेक्टर में होने के कारण ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी इस सेंटर पर रखे आवेश पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, 0 होगा। यदि आप वृत्त में ऐसे बात कर ले, इसको आवेश दिया गया है यहां और एक अन्य आवेश को इसके सेंटर पर रख दिया जाए तो टोटल आवेश के कारण इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे आज के अध्यारोपण से ध्यान, कुछ न्यूमेरिकल्स थे और आप इनको देखें। उम्मीद है कि समझ में आएंगे आपके। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।